नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस हफ्ते चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं उनसे आपका परिचय कराऊं उससे पहले इस हफ्ते जो बड़ी खबरें हैं उसमें काफ़ी सारी सुर्खियां हैं और शार्दुल को बड़ी दिक्कत हुई कि कौन सी रखी जाए कौन सी छोड़ी जाए, और उससे भी ज़्यादा दिक्कत इस बात में हुई कि किस पर चर्चा की जाए और किसको छोड़ दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मनरेगा का नाम बदल दिया गया। मनरेगा को आप ये मानिए कि अब सरकार ने ख़त्म कर दिया है और एक नई योजना लेकर आई है जिसका नाम है जी राम जी, वीबी जी राम जी। इस पर हम बातचीत आज करेंगे। बांग्लादेश से बहुत सारी चीज़ें हैं, डेवलपमेंट है लगातार। कादम्बनी हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगी क्या चल रहा है, कैसे इस पड़ोस में हमारे। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में आतंकी हमला हुआ पिछले हफ्ते। केरल में एक बड़ी चीज़ हो रही है, आईएफएफ के जो कि वहाँ का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसमें कुछ फिल्मों को दिखाए जाने को लेकर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अड़ंगा लगाया, रोक टोक लगाई। उसको लेकर केरल की जो सरकार है उसने उसका विरोध किया और ये बयान जारी हुआ कि वो उन फिल्मों को दिखाएंगे। अब ये कहा जा रहा है कि वो जो 19 फिल्में थी, उन 19 में से 4 फिल्मों को और केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी है, लेकिन बाकी फिल्मों को नहीं दी है। देखते हैं ये कहाँ तक किस तरह से जाएगा। मेरे ख्याल से आज इस फिल्म फेस्टिवल का आखिरी दिन है। अन्ना हमें इस बारे में थोड़ा ज़्यादा बताएंगी। मैं अपने जो मेहमान हैं आज उनका परिचय करवा दूं। स्टूडियो में हमारे सहयोगी हैं शार्दुल, इसके अलावा दयाशंकर हेलो। मिश्रा हैं हमारे साथ, कादम्बिनी शर्मा है हमारे साथ, और ऑनलाइन हमसे जुड़ रही हैं अन्ना वेटिकड। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम अपनी चर्चा को शुरू कर रहे हैं उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आप लोगों से। इस सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है। 25 साल जब ख़त्म होगा और 26 शुरू होगा, तब हम आपसे एक छोटी सी मतलब एक एक उपलब्धि है जिसको साझा करना चाहेंगे कि इन 25 सालों में करीब 13 साल ऐसे रहे हैं जब न्यूज़ लॉन्ड्री आपके आसपास रहा है, और आपके आसपास इस रूप में मौजूद रहा है कि बिना किसी तरह के विज्ञापन के या सरकारी आप कहें या कॉरपोरेट का विज्ञापन कहें, उससे आज़ाद रहकर अपनी पत्रकारिता करता रहा है। तो ये हमारे लिए एक उपलब्धि है और ये सब संभव हुआ है आप सब लोगों के सब्सक्रिप्शन की मदद से। तो अगर आप लोगों ने इन 25 सालों में अब तक नहीं लिया है तो न्यूज़ लॉन्ड्री को आप सब्सक्राइब कर लें। 2026 शुरू होने से पहले ये काम कर लें। और बहुत सारे ऑफ़र हैं, मसलन 6 महीने का जो हमारा न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन है उस पर 15% की छूट है, और 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है उस पर 20% की छूट है। 26 शुरू होने से पहले और 25 ख़त्म होने से पहले आप ये काम ज़रूर कर लें, इससे हमारी पत्रकारिता को बल मिलेगा। सबसे पहले हम इस पर आएंगे जो केरल में फिल्म फेस्टिवल को लेकर विवाद हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं। अमूमन फिल्म फेस्टिवल में जो फिल्में दिखाई जाती हैं उसको लेकर सेंसर बोर्ड से किसी तरह के परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन आईएनबी मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस टेक्निकलिटीज़ का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कुछ फिल्में ऐसी थी जिनको दिखाने से की परमिशन नहीं दी, और काफ़ी पहले इसकी परमिशन मांगी थी फिल्म फेस्टिवल के आयोजकों ने। मैं थोड़ा सा नाम बता देता हूँ और इसकी छोटी सी एक हिस्ट्री भी बता देता हूँ। जो फिल्में प्रतिबंधित की गई हैं, अब इनमें से 4 को वैसे इजाज़त दे दी गई है, ऐसा कहा जा रहा है। अ पोएट, अनकंसील्ड पोएट्री, ऑल दैट्स लेफ्ट ऑफ यू, बामाको, बैटलशिप पोतेमकिन, ये सोवियत यूनियन के उस पर बनी हुई फिल्म है। बीफ, क्लैश, ईगल्स ऑफ द रिपब्लिक, हार्ट ऑफ द वुल्फ, वंस अपॉन अ टाइम इन गाज़ा, पैलेस्टाइन 36, रेड रेन, रिवर स्टोन, द आवर ऑफ द फर्नेसेस, टनल्स, सन इन द डार्क, यस, फ्लेम्स, टिम्बकटू, वाजिब और संतोष। ये 19 फिल्में हैं जिनको रोका गया था। इसमें से 4 फिल्में हैं जो कि गज़ा और पैलेस्टाइन के इशू पर हैं, और इसी तरह की तमाम फिल्में हैं। अन्ना, अगर आप हमें थोड़ा सा बता पाएँ कि इन फिल्मों को ये रोके जाने का लॉजिक क्या है, कोई डिटेल है? और फिर हमने देखा कि केरल सरकार ने कहा कि नहीं, वो इसको दिखाएंगी, तो उस पर क्या स्थिति है? केरल सरकार अगर दिखाती है तो क्या किसी तरह की टकराव की स्थिति या कोई लीगल सिचुएशन पैदा हो सकती है? आई थिंक एक्चुअली अभी क्योंकि अभी फेस्टिवल अभी भी चल रहा है, आज हाँ आखिरी दिन है। तो जी। आज क्या होगा हम ठीक से नहीं कह पाएंगे, लेकिन पहले रिसूल पुकुट्टी जो इस फिल्म समारोह के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा था कि पहले तो बहुत सारी फिल्मों को इजाजत नहीं दी गई थी।
आखिर में 19 फिल्मों का नंबर आ गया। फिर उसके बाद 12 फिल्मों को क्लियरेंस दिया गया और सिर्फ 7 फिल्में बाकी थी। तो हर 2-3-4 घंटे नई खबर आ रही है। अच्छा। पर केरल सरकार का तो सपोर्ट है और ये आईएफएफ के केरल सरकार का ही फिल्म समारोह है। लेकिन रसूल पुरकुटी के कहने के मुताबिक अब फॉरेन मिनिस्ट्री ने, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि ये बायलैटरल रिलेशंस की, ये आखिर में जो 7 या 4 फिल्मों पर वो जो रोक कर रहे हैं, वो उनका असर बायलैटरल रिलेशंस पर हो सकता है। ये थोड़ा अजीब सा मामला है, क्योंकि ये कोई साबित नहीं कर सकता कि हो बायलैटरल रिलेशंस पर असर हो सकता है कि नहीं। फिलिस्तीन के बारे में फिल्में जो बनाई गई है हिस्टोरिकली, जी। भारत पैलेस्टाइन के सपोर्टर्स रह चुके हैं, एलाइज रह चुके हैं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि भारत सरकार इजराइल की तरफ जा रही है। तो एक वजह ये हो सकती है। लेकिन ऑफिशियली एक्चुअली उनको, जब तक ये पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग हो रही है, ऑफिशियली केंद्र सरकार ने राज्य सरकार और आईएफएफ के को कोई ऑफिशियल वजह नहीं दिया है कि वो इन फिल्मों पर रोक क्यों लगा रहे हैं। और मैं एक दो फिल्मों के बारे में मतलब एक दो फिल्मों के बारे में बताना चाहूंगी आपको। पैलेस्टाइन से आई हुई फिल्में और पैलेस्टाइन के बारे में जो फिल्में हैं, वो तो ऑब्वियस है वजह क्या है कि सरकार वो फिल्मों पर फिल्में नहीं दिखाना चाहते हैं किसी भी फिल्म, भारतीय फिल्म समारोह में। बट संतोष नाम की फिल्म जो कान में भी दिखाया गया था और पूरी दुनिया में इस फिल्म की चर्चा हुई है फेस्टिवल्स में और अवार्ड्स में। हमारे पास कितनी कम फिल्में ऐसी हैं जो बीते 2 दशक में मान लीजिए आए, या 1.5 दशक में जब से ये सत्ता चल रही है, जहां महिलाएं एक तरह से विद्रोह के प्रतिनिधि भूमिका में हैं। नायक तो है ही नहीं, भूल जाइए, लेकिन उसमें से भी विषय वस्तु नहीं है। संतोष की इस मामले में अलग है, क्योंकि उसमें एक महिला किरदार हैं जो इस पूरे, जब वो देखते हैं कि किस तरीके से जो फिल्म कहती है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है, नंबर 1, नंबर 2 जातिगत जो भेदभाव हैं, तो इन दोनों बातों को इतनी गहराई और इतनी अनुभूति की तीव्रता के साथ वो लेकर के चलती है कि बहुत छोटी फिल्म है वो, और जब तक आप समझ पाएं तो असल में फिल्म खत्म हो जाती है। और इतनी खूबसूरती से उन्होंने किसी ऐसी बात पर कोई डायरेक्ट स्पीच में बात ही नहीं की है, सब कुछ इनडायरेक्टली है। आप महसूस कर रहे हैं, आप महसूस करते हैं कि अच्छा, निर्देशक एक जगह ले जाके आपको छोड़ देता है कि आप अपना अनुभव उसमें कोई एड ऑन कर लें। ठीक है। तो उसमें महिला किरदारों का होना वो असल में हमारी सच्चाई जैसा होता कि दिख रहा है। अच्छा, उसमें कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई इशारा ही नहीं है कि वो आज की कहानी है, वो कल की कहानी है, वो कोई कहानी की बात ही नहीं है। जब मैं उसको देख रहा था तो मुझे उनका राहत इंदौरी का एक किस्सा याद आ गया कि वो कहा करते थे ना कि उन्होंने कहा कि भाई सरकार चोर है, तो फिर पुलिस उठा के ले गई, फिर थानेदार ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने ये थोड़ी कहा कि कौन सी सरकार चोर है। कौन सी सरकार? अमेरिका की भी हो सकती है। तो थानेदार कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि कौन सी, हम नहीं जानते कि कौन सी सरकार चोर है। तो वो ये कहता है थानेदार कि हम जानते हैं कि कहाँ की सरकार चोर है। बात ये नहीं है कि पहली बार ऐसा हो रहा है, ये हमने कई सालों से देखा है। जब से सरकारें चला रही हैं देश में सरकार, तब से, चाहे वो सेटनिक वर्सेस नाम की किताब हो या फिर किस्सा कुर्सी का हो, तो ये आज की बात नहीं है। जब भी जिस सरकार को भी कहीं भी कोई भी लगता है कि ये कहीं भी मुश्किल हो सकती है, तो या तो वो किसी चीज़ को पुश करेगी या किसी चीज़ को रिस्ट्रेन करेगी। तो ये एक पॉलिटिकल गेम चलता है। अब यहाँ पर केरल में उन्होंने निर्णय किया है कि वो दिखाएंगे। अब ये क्योंकि उनका फेस्टिवल है, सेंसर बोर्ड से उनको लेने की ज़रूरत नहीं है इजाज़त, और यहाँ पर जो शायद मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि उनके पास देर से पहुँचा सारा कुछ, इसलिए कागजात में देरी हुई।
कुछ फिल्मों को लेकर ऑब्जेक्शन है। अब फिल्में क्योंकि मैंने वो देखी नहीं है इसलिए मैं कह नहीं सकती, लेकिन अगर फिल्म फेस्टिवल में कोई फिल्म दिखाई जा रही है उससे द्विपक्षीय रिश्ता किस तरह से प्रभावित होगा, मैं अभी तक ये समझ नहीं पाई हूँ, अगर इस तरह की बात सच में हुई है। मतलब ये उनके कहने से हमको के नज़रिए से हम थोड़ा सा अगर कुछ सूत्र पकड़े तो ये हो सकता है कि जब नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू बैठते होंगे तो नेतन्याहू उनसे शिकायत करते होंगे कि ये क्या चुतियापे वाली फिल्म तुम दिखा रहे हो यहाँ पे, ये वाली फिल्म नहीं चलेगी तुम्हारी, और तुम अपने यहाँ ये फिल्म दिखाओगे तो हम तुमको ये वाला जहाज नहीं देंगे। इस तरह की बात होती होगी, बायलैटरल कैसे बात होती होगी? तो बांग्लादेश में हालात ठीक नहीं है, जैसा मैंने सुर्खियों में बताया। तो इस हफ्ते जो उनका नाम है, जो नेता जिसने बयान दिया था उनका नाम है हसनत अब्दुल्ला, और उन्होंने एसेंशियली कहा था कि, बिल्कुल समराइज कर रहा हूँ बहुत संक्षेप में, कि बांग्लादेश को लॉन्ग टर्म नीति अपनानी चाहिए जिससे भारत की जो 7 सिस्टर्स जिन्हें कहते हैं, पूर्वोत्तर के राज्य, उनकी सीमा के आसपास वहाँ लगे हुए, वो भारत से तोड़े जा सकें। ये वो मंच पर कह रहे थे। तो इसके बाद भारत सरकार ने फिर रिएक्ट किया और बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं उनको समन भी किया। और जो डेली स्टार वाली बात हुई वो कल की है कि डेली स्टार अखबार, अगर श्रोता जो पुराने हैं, जब बांग्लादेश में सारा शुरू हुआ अच्छा, था, डेली स्टार, हाँ, तो डेली स्टार अखबार के बिल्डिंग को भीड़ ने घेर लिया, उसे जलाने की कोशिश हुई और बहुत उग्र भीड़ थी, और मैं खबर पढ़ रहा था तो वहाँ पर पुलिस भी, मतलब, और लोगों के समझाने पे, सीनियर लोगों के समझाने पे वो नहीं मानी, और खतरा ज़्यादा बढ़ा तो सेना को आना पड़ा उन पत्रकारों को बचाने के लिए। जो हम लोग मीडिया पे बात करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी विडंबना है कि डेली स्टार एक बड़ा अखबार है और उसको केवल उनकी पसंद की खबरें ना छापने के लिए भीड़ मारने पहुंच गई। पहले हम कुछ समय पहले देख ही चुके हैं कि वहाँ पे जो उनके स्वतंत्रता के नायक थे मुजीबुर रहमान, उनका घर तोड़ दिया, उनकी मूर्तियाँ गिरा दी। पर चलिए वो तो राजनीतिक फिगर है, पर आपको अखबार से भी दिक्कत है। और जो ऐसा कादम्बनी ने बताया कि वो एक व्यक्ति को ब्लास्फेमी के मामले में, ब्लास्फेमी कहीं भी बात हो उसकी, वो आज के ज़माने में 21वीं सदी में हम कहाँ पहुँच गए हैं, ये बेकार की बात है। देखिए, कल जिस तरह से रात में जो घटना हुई या 2 दिन से जो कुछ हो रहा है, वहाँ पर भारतीय मिशंस पे अटैक करने की कोशिश की गई। अच्छा। और कल मिशन बंद करना पड़ा 2 बजे, वीज़ा सस्पेंड किए गए, वीज़ा देना, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ से मेडिकल ज़रूरतों के लिए भारत आते हैं और उनको काफ़ी तकलीफ़ हुई। और ये पहली बार नहीं है, पिछली बार भी आपको याद होगा कुछ महीनों पहले इस तरह की घटना हुई थी, और उस समय तो अंदर तक लोग पहुँच गए थे जो प्रोटेस्टर थे, लेकिन तब भी स्थिति को संभाल लिया गया था। तो एक तो वहाँ मिशंस को लगातार खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर आप सिक्योरिटी के लिहाज से देखें तो वो काफ़ी भारत के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप वहाँ पर एक अलायंस देखेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश का, तो ये भारत के लिए जो सीमा है उसके लिए भी बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी बांग्लादेश में जो हुआ है, स्टूडेंट्स ने जिस तरह से हिंसक तरीके से सारा कुछ किया है, उसको लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही हैं। लेकिन भारत के लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वो दरवाज़ा खुला रखा जाए और पाकिस्तान को पूरी तरह से टेक ओवर ना करने दिया जाए। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इसका बहुत बड़ा सिक्योरिटी मायने है। दूसरा, चिकन स्नेक जो हम बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट को लेकर जो लगातार बात हो रही है, जो शार्दुल भी यहाँ पर बता रहे थे कि उनके एक मंत्री ने बयान दिया है, तो सारा कुछ जो रिलायंस है वो एक करीब 22 किलोमीटर के एरिया को छोड़ के बांग्लादेश के तरफ से भी थोड़ा सा रास्ता बनता है, तो उसको लेकर भी अब एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है। बाकी जो डिप्लोमेटिक मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स हैं वो तो बांग्लादेश के साथ हैं ही, लेकिन अब जो स्थिति है, भारत लगातार कह रहा है, उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं बार बार, और भारत बार बार ये बयान दे रहा है कि वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसमें भारत का कोई हाथ नहीं है। जब शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर थीं, भारत के साथ रिश्ते बहुत अच्छे थे, अपने व्यापार में ख़ासतौर पर कपड़ा उद्योग उनका काफ़ी बहुत अच्छा काम कर रहा था, बाउंड्री इशू सेटल हो गया जी। तो लेकिन इस बीच में जो बांग्लादेश के जहाँ तक आंतरिक मामलों की बात है उसमें था कि जो विपक्षी पार्टियों से जो रिश्ते हैं, जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं, तो जब आप विपक्ष को, मतलब शेख हसीना पर सबसे बड़ी बात क्या थी, सबसे बड़ा इल्ज़ाम उनके ऊपर क्या था, आरोप क्या था कि उन्होंने विपक्ष को जेल में डाल दिया, लंबे समय तक जेल में डाला, उनको जेल में आवाज़ों को दबाती रहीं, और उन्होंने एक ख़ास किस्म के सांप्रदायिक तबके को अपने, जो उनका हिमायत कर रहा था, उन्होंने उसको भी बढ़ावा दिया।
और बाद में आप देखें कि वो तमाम लोग अब उनके खून के प्यासे हो गए। तो लोकतांत्रिक नज़रिए से मतलब शेख हसीना का विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना, उन आवाज़ों को दबाना, ये एक ऐसा पहलू था जो मेरे ख्याल से इकलौता एक कह लें या सबसे बड़ा मुद्दा था जिसने शेख हसीना के खिलाफ काम किया, क्योंकि लोकतांत्रिक समर्थन या दुनिया भर से जो उनके पक्ष में जो लोग थे, जो उनके बाकी कामकाज की सराहना कर रहे थे, लेकिन इस एक लोकतंत्र के पहलू पर विपक्षी पार्टियों को जेल में डालने के मामले पर काफ़ी जनता में मुझे लगता है कि इससे असंतोष भी जाहिर तौर पर बढ़ा संतोष होगा। था, उसे भड़काया भी गया। भड़काया भी गया। हाँ, वो भड़काया भी गया, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं वहाँ बहुत पे हर सारे देश में। इंटरेस्ट होते हैं और ये बहुत मैटर करता है क्योंकि भारत के इमीडिएट बैकयार्ड में है। यहाँ पे बहुत सारे देशों के इंटरेस्ट आते हाँ, हैं हाँ, और सब अपना अपना यहाँ पर चेस खेल रहे हैं। राइट। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट रोजगार गारंटी योजना जो भी है उसको इस सरकार ने ख़त्म कर दिया है और उसकी जगह पर नई स्कीम आ गई है, पार्लियामेंट में पास हो चुकी है दोनों सदनों में। उसका नाम है विकसित भारत जी राम जी। विभागमग इनके प्रोपेगेंडे हमें पढ़ना ही नहीं है। नहीं, विभागमग तो ठीक है। मैं अगर ये थोड़ा सा बताऊँ कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, अब इसमें 4 शब्द हिंदी के हैं और 5 शब्द अंग्रेजी के हैं। पहली बार भारत सरकार का कोई ऐसा कानून बना है जिसमें इस तरह से खिचड़ी पकाई गई है, अंग्रेजी और हिंदी मिला के, कि ऐसा कानून बनाया गया है। और सिर्फ इसलिए क्योंकि जोड़ तोड़ में जाने किसके फितूरी दिमाग की है कि कुछ ऐसा बन जाए कि मज़ा आ जाए, राम जी टाइप कुछ हो गया उसमें। तो ये है कि पिछले 5 सालों में मनरेगा में औसतन केवल 50 दिन का ही काम मिला है। तो जो सरकार 100 दिन का काम नहीं दे पा रही थी, या उन्होंने कहा कि ये मांगा नहीं जा रहा है या हम दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन आंकड़े ये बताते हैं कि 50 दिन का ही काम लोगों को मिला। तो इसका मतलब कि योजना का प्रचार प्रसार, योजना के बारे में अवेयरनेस, या फिर आप जो डिलीवर नहीं कर पाए, लोगों ने मांगा और आप दे नहीं पाए, तो 50 दिन का ही आपने काम दिया। लेकिन आप क्या बता रहे हैं कि 125 दिन काम मिलेगा। तो ये 2 बातें हैं कि 50 दिन आपने काम दिया और आप बता रहे हैं चारों तरफ, क्या अखबारों के अगर आप हेडलाइन देखें तो सब हेडलाइन में एक ही बात है कि अब 100 की जगह 125 दिन काम मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो इस मनरेगा के चरित्र में बदलाव है वो ये है कि पहली बार देश की सरकार कोई ऐसी गारंटी दे रही है कि 60 दिन आपको काम नहीं मिलेगा। ये सबसे खतरनाक है। जो नया कानून है उसका जो आर्टिकल 6 है मेरे ख्याल में, तो 6 में ये मेंशन किया गया है कि आपको कृषि सीजन में 60 दिन काम नहीं मिलेगा। ये रिफॉर्म नहीं हो रहा एक्ट। आप ये मत समझिए कि मगनरेगा को विभाग ना, मगनरेगा स्टैंड्स वॉइड जब भी ये लागू होगा। वो कानून खत्म है, नया कानून है। हाँ। ये पहली लाइन कहती है, मैंने इसीलिए कंफर्म किया खोल के बिल के, मैं सही तो याद है या नहीं। दूसरी चीज, इसका नोटिफिकेशन स्टेट वाइज होगा, ये केंद्र नहीं करेगा। स्टेट अपने अपने हिसाब से कर सकते हैं, यानी सत्ता जहां भाजपा की है, जहां नहीं है। तीसरा, जो बात थी कि स्टेट शेयर करें, उसमें कमी क्यों है, उसका विरोध तब भी क्यों हुआ था और वो सही क्यों नहीं है इसमें, वो इसलिए कि पहले 90-10 का था, 100% नहीं था, 90-10 का था। अब 60-40 कर दिया कि 40 राज्यों को करना है अपने बजट से, 60 केंद्र को। लेकिन मुफ्त में बस इतना ही। अगर आप पूरी चर्चा सुनना चाहते हैं तो न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब कीजिए, और सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप हमारे ऐप पर इस पॉडकास्ट को सुनें, और तमाम हमारे जो पॉडकास्ट हैं उसको हमारे ऐप पर सुनें। यह गूगल प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर सब जगह उपलब्ध है। न्यूज़ लॉन्ड्री किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेता, ना किसी राजनीतिक दल का, ना किसी सरकार का, ना किसी कॉरपोरेशन का। हम सिर्फ और सिर्फ कोशिश करते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट का जर्नलिज्म करें, पब्लिक जनहित की पत्रकारिता करें, और इसके लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करें, लोग पत्रकारिता में निवेश करें। उसका तरीका है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन के हमारे टैग पर जाइए, वहाँ पर अपनी मनचाही रकम पे कीजिए और न्यूज़ लॉन्ड्री का सब्सक्रिप्शन लीजिए, और गर्व से कहिए, मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।